बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर की एक्सरसाइज में टोटल 11 न्यूमेरिकल्स हैं और इन 11 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको इस चैप्टर के जस्ट 2 टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना और उनके फार्मूलाज का आना ज़रूरी है। पहला टॉपिक है 8.4 और इसके अंदर है ब्रीवेस्टर्स लॉ। इसकी समझ होना, इसके फार्मूला आना ज़रूरी है। दूसरा टॉपिक है 8.5 मेल्सिस लॉ। इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना और इसके फार्मूलाज का आना भी ज़रूरी है। तो अगर आपको ये दो टॉपिक्स अच्छे से आते हैं, इनके फार्मूलाज आते हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को बहुत ही आसानी के साथ समझ पाएंगे। और इसके साथ साथ इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो लिहाजा आप लोगों ने ध्यान के साथ न्यूमेरिकल्स को समझना है। आइए हम अपने इस चैप्टर के पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो पहले प्रॉब्लम के अंदर स्टेटमेंट के अंदर कहता है व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट। हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है जिसकी इंटेंसिटी को हमने आई नॉट से शो करना है। इज इंसिडेंट ऑन अ पोलराइजिंग शीट। इस अनपोलराइज्ड लाइट को हमने एक पोलराइजिंग शीट के ऊपर इंसिडेंट करवाया। तो पूछता ये है कि फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड। तो वो लाइट जो ट्रांसमिट नहीं हुई उसकी इंटेंसिटी आपने फाइंड करनी है। आइए इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट आप जानते हैं वो लाइट जिसके मैनी प्लेन्स हों। तो अनपोलराइज्ड लाइट, ये इसके सामने हमने एक पोलराइजर रखा हुआ है। जब हम इस अनपोलराइज्ड लाइट को इस पोलराइजर में से पास करवाएंगे तो आप जानते हैं ये पोलराइजर जो है इसके अनवांटेड कंपोनेंट्स को रिमूव कर देगा, सिर्फ एक कंपोनेंट को गुजरने देगा, ये वाला जो इस पोलराइजर के पैरेलल है। तो ये हमारे पास ये वाला जो कंपोनेंट है आगे पास हो गया और बाकी जो है वो क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। तो ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट है, इसकी इंटेंसिटी को हम आई नॉट से शो कर लेते हैं। और ये लाइट जो इस पोलराइजर में से गुजर गई जिसको हम ट्रांसमिटेड लाइट बोलते हैं, इसकी इंटेंसिटी को हम आई से शो कर लेते हैं। और वो लाइट जो इस पोलराइजर ने नहीं गुजरने दी, जिसको ट्रांसमिट नहीं होने दिया, जिसको ब्लॉक कर दिया, उसकी इंटेंसिटी को हम आई नॉट से शो कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 इंटेंसिटीज हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। पहली अनपोलराइज्ड लाइट जिसको हमने इंसिडेंट करवाया उसकी इंटेंसिटी आई नॉट। जब इस लाइट को इस पोलराइजर में से गुजारेंगे तो पोलराइजर इसका कुछ हिस्सा ब्लॉक कर लेगा, यानी जिसको ट्रांसमिट नहीं होने देगा, उसकी इंटेंसिटी आई नॉट। और जो इसमें से गुजर जाएगी लाइट, ट्रांसमिट हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी आई। तो आइए इसका गिवन डाटा लिखते हैं। तो हमारे पास इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है उसको हम आई नॉट से शो करेंगे और उसने यहाँ पे बताया भी है कि आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट है जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है और इसको हम इंसिडेंट करवा रहे हैं। तो ये है हमारे पास लाइट की इनिशियल इंटेंसिटी, इसको आई नॉट से शो करेंगे। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, वो लाइट जो इस पोलराइजर के अंदर से ट्रांसमिट होके आगे चली गई, उसकी इंटेंसिटी को हम आई से शो कर लेते हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ दैट लाइट विच डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड, यानी जो इस पोलराइजर ने लाइट को ब्लॉक किया, आगे ट्रांसमिट नहीं होने दिया, उसकी इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है। तो हमने टू फाइंड के अंदर लिख लिया इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड, यानी उसी की ये वाली लाइन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड, इसको हम आई प्राइम से शो करते हैं, ये हमने फाइंड करनी है। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और उसको बताते हैं कि व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन पोलराइजर, जब भी हम अनपोलराइज्ड लाइट को इस पोलराइजर में से गुजारेंगे तो देन द लाइट इंटेंसिटी इज ऑलवेज रिड्यूस्ड टू हाफ। तो हमारे पास जिस लाइट को हमने भेजा है उसकी इंटेंसिटी जो है वो हाफ ये रिड्यूस कर देगा, यानी कि जो इंटेंसिटी ट्रांसमिट हुई है वो पहली इंटेंसिटी का क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी जो ट्रांसमिट हुई है उसको हम आई से शो करते हैं और हम जानते हैं कि जो लाइट की इंटेंसिटी ट्रांसमिट हुई है वो इंसिडेंट जो लाइट की इंटेंसिटी है उसका क्या हो जाएगी, हाफ। अब आप जानते हैं जब हम किसी चीज़ को हाफ करते हैं तो उसको फिर हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास है आई नॉट क्या है,
इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी, इसको जब हम हाफ कर देंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी आ जाएगी, क्योंकि पोलराइजर क्या करेगा, हाफ इसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देगा। तो इसलिए हमने लिख दिया जो लाइट ट्रांसमिट हुई है उसकी इंटेंसिटी हमारे पास इक्वल होगी जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी का हाफ। तो अब हमने जो फाइंड करना है वो तो जो इस पोलराइजर ने लाइट ब्लॉक की है, जिसको ट्रांसमिट नहीं होने दिया, उसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो लिहाजा हम लिखते हैं सो इंटेंसिटी नॉट ट्रांसमिटेड, यानी वो लाइट की इंटेंसिटी जो ट्रांसमिट नहीं हुई, जिसको हमने आई प्राइम से शो किया है, इसको हम फाइंड करेंगे। तो आई प्राइम जो है वो हमारे पास क्या होगा, ओरिजिनल इंटेंसिटी यानी शुरू वाली माइनस जो ट्रांसमिट हो गई है वो वाली। अब देखें, यानी कि हमारे पास ये वाली इंटेंसिटी इंसिडेंट है और ये वाली जो ट्रांसमिट हुई है, अगर हम इसमें से ये वाली निकाल दें तो हमारे पास जो ब्लॉक हुई है वो आ जाएगी। इसकी मिसाल समझे, फ़र्ज़ करें आपके अकाउंट के अंदर 1000 रुपया है, ठीक है, तो उसको फिर हम आई नॉट से शो कर लेते हैं 1000, और आपने क्या किया, उस अकाउंट में से 700 रुपया आपने निकलवा लिया, तो यानी जो ट्रांसमिट हो गया वो 700 है। अब जो बाकी रह गया वो कितना होगा, तो 1000 माइनस 700, तो हमारे पास क्या आएगा, जो बाकी रह गया यानी 300 आएगा। तो जो हमारे पास यहाँ पर ब्लॉक हुई है वो उसको कैसे निकालेंगे, जो इंसिडेंट है उसमें से जो ट्रांसमिट हुई है अगर हम उसको निकाल देंगे तो जो यहाँ पर ब्लॉक हुई है वो हमारे पास आ जाएगी, जो ट्रांसमिट नहीं हुई वो हमारे पास आ जाएगी, और इसी को तो हमने फाइंड करना है। तो आई प्राइम क्या होगा, आई नॉट माइनस आई। तो यही फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इसके अंदर ये जो आई की वैल्यू है ये वाली ये पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा आई प्राइम, यानी वो लाइट जो ट्रांसमिट नहीं हुई, आई प्राइम से उसको शो कर रहे हैं, इज इक्वल टू आई नॉट। आई नॉट हमारे पास जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी है, माइनस आई, जो आई है वो लाइट जो ट्रांसमिट हो गई है, और उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ये होगा हमारे पास ओरिजिनल इंटेंसिटी का, इनिशियल इंटेंसिटी का हाफ। तो अब यहाँ पर आई प्राइम को हम सॉल्व करते हैं, तो आई प्राइम हमारे पास आएगा 2, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, तो आप एलसीएम लेना तो जानते हैं, ये हमारे पास आएगा 2 आई नॉट माइनस आई नॉट। तो 2 आई नॉट में से जब आप आई नॉट को माइनस करेंगे तो आई प्राइम हमारे पास आएगा आई नॉट ओवर 2। तो ये दीजिए, ये है आंसर हमारे पास। जो लाइट ट्रांसमिट नहीं हुई वो हमारे पास जो है वो है आई नॉट ओवर 2। तो यहाँ पर आपने ये सीखा कि जो पोलराइजर है इसने हाफ लाइट को ट्रांसमिट होने दिया और हाफ लाइट को ट्रांसमिट नहीं होने दिया, उसको ब्लॉक कर दिया। यानी जो ट्रांसमिट हुई है वो भी इंसिडेंट का हाफ है और जो ब्लॉक हुई है वो भी इंसिडेंट का हाफ है, यानी हाफ यहाँ पर ब्लॉक हो गई और हाफ जो है वो आगे ट्रांसमिट हो गई, हाफ ट्रांसमिट नहीं हुई और हाफ ट्रांसमिट हो गई है। तो यहाँ पे हम रिजल्ट लिख लेते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट डू नॉट गेट ट्रांसमिटेड इज, वो हमारे पास क्या आई, आई नॉट ओवर 2। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से समझा दिया है, काफ़ी दफ़ा बातों को रिपीट भी किया है, तो उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। आइए अब हम न्यूमेरिकल नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल मेल्सिस लॉ से सॉल्व होगा। तो इसकी स्टेटमेंट के अंदर कहता है अ पोलराइज्ड लाइट बीम पासिस थ्रू अ पोलराइजर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। हमारे पास एक पोलराइज्ड लाइट है, उसको हमने मजीद पोलराइजर के अंदर से गुजारा और कितने एंगल पे गुजारा, 45 डिग्री। तो ये हमारे पास पोलराइजिंग एंगल, तो हम गिवन डाटा के अंदर लिख लेते हैं पोलराइजिंग एंगल, इसको थीटा से शो करेंगे और ये हमारे पास है 45 डिग्री। आगे कहता है फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट, वो लाइट जो ट्रांसमिट हो गई है उसकी आपने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो हमने टू फाइंड में लिख दिया कि ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है इसको हम आई से शो करेंगे, यहाँ पर भी हमने आई से शो किया था, ये हमने फाइंड करनी है। इफ इनिशियल इंटेंसिटी इज 100 वाट पर स्क्वायर मीटर, अगर जो इनिशियल इंटेंसिटी है वो कितनी हो, 100 वाट पर स्क्वायर मीटर, तो हमारे पास इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई नॉट से शो करेंगे, वो है 100 वाट पर स्क्वायर मीटर। यानी यहाँ पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है ना कि पोलराइजर हाफ लाइट को ब्लॉक कर देता है, हाफ लाइट को ट्रांसमिट होने देता है, ये हम यहाँ पर न्यूमेरिकली अब सॉल्व भी करने वाले हैं।
तो इस गिवन डाटा के अंदर हमें दो चीज़ें दी गई हैं। इनिशियल इंटेंसिटी हमें दी गई है जिसको हमने आई नॉट से शो किया 100 वाट पर स्क्वायर मीटर, और हमें पोलराइजिंग एंगल दिया गया है 45 डिग्री, और हमने इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट यहाँ पर मैं लिख भी लिया है, इसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन के अंदर हम बेल्सिस लॉ को यूज़ करेंगे। ये आपके टॉपिक नंबर 8.5 के स्टार्ट के अंदर इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो लिखते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज। तो ये हमारे पास बनेगा जी I इज इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू हमारे पास 100 है, तो इसको आप 100 लिख दीजिए। कॉस, अब थीटा हमारे पास 45 है, तो कॉस 45 डिग्री यहाँ पे लिख दीजिए। इसका स्क्वायर भी है तो इसके ऊपर स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे cos 45 की वैल्यू ले लेते हैं। आप कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए। cos 45 हमारे पास होता है 0.7071, चूँकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर भी आएगा। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो I इज इक्वल टू 100। अब आप 0.7071 का स्क्वायर लीजिए तो ये आपके पास आएगा 0.5। अब आप 100 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हमारे पास आएगा 50। अब क्योंकि आप जानते हैं इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, वाट पर स्क्वायर मीटर, चाहे इनिशियल इंटेंसिटी हो चाहे फाइनल इंटेंसिटी हो, तो इसका यूनिट हमारे पास आएगा वाट पर स्क्वायर मीटर। अब देखें यहाँ पे हमने वो बात जो पढ़ी थी कि पोलराइजर क्या करता है, जो हाफ इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस कर देता है, कि व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन पोलराइजर, जब हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइजर के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं तो लाइट इंटेंसिटी इज ऑलवेज रिड्यूस टू हाफ, तो लाइट की इंटेंसिटी जो है वो हाफ रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनिशियल इंटेंसिटी हमारे पास 100 थी, ठीक है, और जो लाइट ट्रांसमिट हुई है उसकी इंटेंसिटी हमने बेल्सिस लॉ को लगाकर फाइंड की और वो हमारे पास 50 आई। 100 का हाफ 50 होता है। तो यहाँ पर हमने उस बात को न्यूमेरिकली अब देख भी लिया है। तो इस तरह मैं आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूँ। पेपर के अंदर भी आपने इसी तरीके से सॉल्व करने हैं तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो आइए अब हम न्यूमेरिकल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3 की स्टेटमेंट है। कहता है अ लाइट वेव पासिस थ्रू अ पोलराइजर, एक पोलराइजर में से हमने लाइट वेव को पास करवाया। और आप जानते हैं कि पहले दो न्यूमेरिकल्स में भी हमने यही सेम काम किया कि एक लाइट को पोलराइजर में से पास करवाया। पोलराइजर क्या करता है कि वो जो लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट हुई है उसका कुछ हिस्सा ब्लॉक कर लेगा और कुछ हिस्से को वो पोलराइजर आगे ट्रांसमिट कर देगा, अपने अंदर से गुजरने देगा। तो आगे कहता है विद इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, और हमने उस लाइट वेव को पोलराइजर में से 30 डिग्री एंगल के ऊपर पास करवाया। तो हम गिवन डाटा के अंदर लिख लेते हैं, उसने हमें पोलराइजिंग एंगल दिया है जिसको हम थीटा के साथ शो करेंगे और ये हमारे पास 30 डिग्री है। आगे कहता है इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज 10 यूनिट्स, यानी कि अगर उस लाइट का एम्पलीट्यूड 10 यूनिट्स हो तो इसको भी हम लिख देते हैं कि ये है इनिशियल एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। पोलराइजर में से गुजरने से पहले जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वो उसने दिया हुआ है, तो इसको हम ए नॉट से शो करेंगे। आप जानते हैं कि इनिशियल इंटेंसिटी को हम आई नॉट से शो कर चुके हैं, तो इनिशियल एम्पलीट्यूड को हम ए नॉट से शो करेंगे विच इज 10 यूनिट्स। अब देखें एम्पलीट्यूड का यूनिट जो है वो मीटर होता है, लेकिन उसने जस्ट यूनिट्स लगाया हुआ है तो हम आंसर के साथ भी यूनिट ही लगाएंगे। पूछता ये है कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव पासिंग थ्रू द पोलराइजर, जो उस पोलराइजर में से वेव गुजरेगी, ट्रांसमिट होगी, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। अगर पोलराइजर में से गुजरने से पहले एम्पलीट्यूड 10 था तो पोलराइजर में से गुजरने के बाद जो वेव का एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, वो हमने फाइंड करना है। तो मैंने टू फाइंड के अंदर सेम यहाँ से लेकर यहाँ लाइन लिख ली है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव पासिंग थ्रू द पोलराइजर, इसको हम जस्ट ए से शो करेंगे, ये हमने फाइंड करनी है। इससे पहले हम जो इनिशियल इंटेंसिटी है उसको आई नॉट से शो करते हैं और जो हमारे पास ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी थी उसको हमने सिंपल आई से शो किया। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, इनिशियल एम्पलीट्यूड को ए नॉट से शो किया और जो
हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा वेव का पासिंग थ्रू पोलराइजर में से गुजरने के बाद उसको फिर हम ए से शो कर लेते हैं, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड करना है। यहाँ पे भी हम बेल्सिस लॉ लगाएंगे। अब आपकी बुक के अंदर 8.5 टॉपिक के अंदर ये फार्मूला एम्पलीट्यूड का भी दिया गया है, और फार्मूला क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा। ठीक है, अब इस फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा जी a इज इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो इसको यहाँ पर लिख दें। और उसके बाद है कॉस थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दें। अब इसको हम यहाँ पर ऊपर सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू 10 cos 30 की वैल्यू हम ले लेते हैं, तो cos 30 डिग्री हमारे पास होता है जी 0.866। अब आप 0.866 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा 8.66। अब एम्पलीट्यूड का यूनिट तो मीटर होता है, लेकिन उसने जो हमें एम्पलीट्यूड दिया था गिवन डाटा के अंदर, उसका यूनिट उसने जस्ट यूनिट्स लगाया है, तो हम भी यहाँ पर एम्पलीट्यूड का यूनिट जो है वो यूनिट से लगाएंगे, यानी कि जो यूनिट उसने इस्तेमाल किया वही यूनिट हम यहाँ पे आंसर के अंदर यूज़ करेंगे। अगर उसने मीटर यूज़ किया तो हमारा भी मीटर है, तो लिहाजा ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हम इसको लिख लेते हैं, तो हमने यहाँ पर रिजल्ट लिख लिया, उसी की लाइन को यहाँ पर रिपीट किया कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव पासिंग थ्रू द पोलराइजर इज 8.66 यूनिट्स। तो देखें कितना इजी न्यूमेरिकल था, और आप देख रहे हैं कि ये न्यूमेरिकल मेल्सिस लॉ से ही सॉल्व हो रहे हैं, इसके बाद वाले न्यूमेरिकल्स भी इसी से सॉल्व होंगे, तो लिहाजा ये टॉपिक और इसका फार्मूला आपको आना ज़रूरी है। आइए अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4 को पढ़ते हैं। व्हाट एंगल इज रिक्वायर्ड, यानी कि जो एंगल है वो आपने फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पर टू फाइंड के अंदर एंगल इसको थीटा से शो किया है, और ये हमने फाइंड करना है, पहले लिख लिया। और ये एंगल किसके दरमियान है, बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ पोलराइड लाइट एंड द एक्सिस ऑफ पोलराइड फिल्टर। तो पोलराइड लाइट उसकी डायरेक्शन और पोलराइड फिल्टर का जो एक्सिस है, इनके दरमियान ये एंगल है, ये आपने फाइंड करना है। और ये पोलराइजर क्या कर रहा है, टू रिड्यूस इट इंटेंसिटी बाय 85%। जो हमारे पास इनिशियल लाइट है उसकी इंटेंसिटी को 85% रिड्यूस कर रहा है। तो हम गिवन डाटा के अंदर लेट करते हैं कि जो हमारे पास इनिशियल इंटेंसिटी है वो आई नॉट है। आप जानते हैं कि हम इनिशियल इंटेंसिटी को आई नॉट से शो करते आए हैं। तो देन अब क्योंकि उसने 85% जो है इंटेंसिटी को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, तो फिर गुजरी कितनी, ट्रांसमिट कितनी हुई, 15%। यानी कि अगर 85% इंटेंसिटी लाइट की ब्लॉक हुई है, जो फिर ट्रांसमिट हुई है वो कितनी होगी, वो हमारे पास होगी 15% ऑफ ओरिजिनल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, उसको हम आई से शो करेंगे, जो ट्रांसमिट हुई है वो कितनी है, 15% ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी। क्योंकि 85% ब्लॉक हुई है, तो जो हमारे पास ट्रांसमिट हुई है वो होगी इनिशियल इंटेंसिटी का 15%। तो जो ट्रांसमिट इंटेंसिटी हुई है उसको हमने यहाँ पे आई से शो कर लिया है, और ये हमने पहले न्यूमेरिकल के अंदर भी ट्रांसमिट इंटेंसिटी को आई से शो किया था, इनिशियल इंटेंसिटी को आई नॉट से शो किया था, दूसरे न्यूमेरिकल के अंदर भी और तीसरे न्यूमेरिकल के अंदर भी एम्पलीट्यूड की फॉर्म में। तो लिहाजा इन सिंबल्स को आप अच्छे से याद रख लें। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, तो i इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने परसेंट ख़त्म करना है, तो आपको पता है परसेंट ख़त्म करने के लिए हम 100 पर डिवाइड करते हैं, क्योंकि परसेंट का मतलब ये होता है, अगर आप इस लफ्ज़ को ना जोड़ करके पढ़े, पर सेंट, पर का मतलब बटा और सेंट का मतलब 100। सेंट आप सेंचुरी सुना हुआ है, सेंचुरी 100 को ही बोलते हैं। तो इसीलिए परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम हमेशा 100 पे डिवाइड करते हैं। तो 15 को जब आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.15 और ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी। तो ये हमारे पास ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी आ चुकी है। एंगल हमने फाइंड करना है, इसके लिए हम दोबारा फिर मेल्सिस लॉ लगाएंगे, जो हमने दूसरे न्यूमेरिकल के अंदर फार्मूला यूज़ किया उसी को यूज़ करेंगे। I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास मेल्सिस लॉ का फार्मूला है। आगे आने वाले कई न्यूमेरिकल्स के अंदर ये यूज़ भी होगा। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये फार्मूला हमारे पास बनेगा, इसके स्टार्ट के अंदर आई है, और आई हमारे पास किसके इक्वल आया, 0.15 इंटू आई नॉट। तो हम आई की जगह पे इसकी ये वाली जो वैल्यू है इसको पुट करेंगे,
यानी कि 0.15 आई नॉट लिख देंगे इज इक्वल टू ये वाली साइड आप यहाँ पर एज इट इज रहने दें, यानी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर इस आई नॉट से ये आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, चूंकि आमने सामने है सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 0.15 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। आइए इसका बाकी हिस्सा हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इस जगह पर। तो इसको दोबारा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये हमारे पास आया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0.15। इसको हमने इस तरीके से साइड चेंज करके तरतीब से लिख लिया। अब चूंकि हमने तो थीटा फाइंड करना है तो हमें इस स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आप एक दफ़ा इसको ऐसे ही लिख लें, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0.15। इस तरफ भी आप स्क्वायर रूट ले लें और दूसरी तरफ भी स्क्वायर रूट ले लें। यहाँ पे आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा जी कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम अंडर रूट ले लेते हैं 0.15 का, तो ये हमारे पास आएगा जी 0.39। और हमने थीटा फाइंड करना है तो कॉस को भी इधर ले आते हैं। आप जानते हैं कॉस इधर आकर कॉस का इन्वर्स हो जाएगा, तो कॉस इन्वर्स इंटू 0.39। अब आप 0.39 का कॉस इनवर्स कैलकुलेटर पर ले लीजिए, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आया थीटा इज इक्वल टू 67.2 डिग्री। तो लीजिए ये है हमारे पास एंगल, जिस एंगल पे अगर हम लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे पोलराइजर के ऊपर तो लाइट का जो 85% पोर्शन है वो ब्लॉक हो जाएगा और 15% जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये देखें कितने आसान से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, जस्ट आपको फार्मूला लगाना पड़ता है, वैल्यू पुट करनी पड़ती है और आंसर आ जाता है। आइए अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आइए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। कहता है एन अनपोलराइज्ड लाइट हैविंग इंटेंसिटी ऑफ 15 वाट पर स्क्वायर मीटर इज इंसिडेंट ऑन अ पेयर ऑफ पोलराइजर्स। यानी हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट है और उसकी इंटेंसिटी उसने दी हुई है 15 वाट पर स्क्वायर मीटर। तो आप जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट ये हमारे पास इनिशियल इंटेंसिटी है। इसको हम हमेशा आई नॉट से शो करते आए हैं पिछले न्यूमेरिकल्स के अंदर भी, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 15 वाट पर स्क्वायर मीटर। तो हमने गिवन डाटा के अंदर पहली चीज़ को पहले लिख लिया। अब इस लाइट को हमने इंसिडेंट करवाया पेयर ऑफ पोलराइजर्स, दो पोलराइजर्स के ऊपर। आप जानते हैं जब दो पोलराइजर्स हों तो पहले को हम पोलराइजर बोलते हैं और जो दूसरा पोलराइजर होता है उसको हम एनालाइजर बोलते हैं। तो आगे स्टेटमेंट में कहता है द पोलराइड फिल्टर हैज़ इट्स ट्रांसमिशन एक्सिस एट 50 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। यानी जो हमारे पास पहला पोलराइड फिल्टर है उसका एंगल उसने 50 डिग्री दिया है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट एंगल, यानी हमारे पास जो थीटा 1 है वो है जी 50 डिग्री। अब वो कहता है कि जो ये पेयर ऑफ पोलराइजर है इसमें जो हमारे पास द सेकंड पोलराइड है हैज़ इट्स ट्रांसमिशन एक्सिस एट 20 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। तो हमारे पास जो सेकंड पोलराइड का एंगल है ट्रांसमिशन एक्सिस वाला वो हमारे पास 20 डिग्री है। तो सेकंड एंगल को हम थीटा 2 से शो करेंगे और ये हमारे पास है जी 20 डिग्री। तो इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है कि एंगल बिटवीन टू पोलराइजर्स, ये पहला एंगल पहले पोलराइजर का एंगल, दूसरा एंगल दूसरे पोलराइजर का एंगल, इन दोनों का हमने जो है डिफरेंस लेना है ताकि हम दोनों पोलराइजर्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको फाइंड करें। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, पहले पोलराइजर का जो एंगल है उसमें से दूसरे का माइनस कर दें। तो हमारे पास दोनों का जो एंगल है जिसको हम थीटा से शो कर रहे हैं वो क्या आएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2। थीटा 1 हमारे पास 50 डिग्री है माइनस थीटा 2 हमारे पास 20 डिग्री है। तो ये हमारे पास आ गया जी एंगल बिटवीन टू पोलराइजर्स विच इज़ 30 डिग्री। तो ये थी हमारे पास स्टेटमेंट। फिलहाल इसका लास्ट सेंटेंस रहता है उसको भी हम पढ़ते हैं। तो इस स्टेटमेंट के अंदर उसने हमें तीन चीज़ें दी हैं। सबसे पहले उसने हमें अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी दी है, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट 15 वाट पर स्क्वायर मीटर। उसके बाद पहला जो पोलराइड है उसका एंगल 50 डिग्री दिया है, उसको थीटा 1 से शो किया, लिख लिया।
जो सेकंड पोलराइड फिल्टर है उसका एंगल उसने 20 डिग्री दिया, उसको हमने थीटा 2 से शो किया, इसको लिख दिया, और दोनों का हमने जो एंगल है, दोनों पोलराइजर्स का जो आपस में एंगल बन रहा है वो भी हमने निकाल लिया, 50 - 20 30 डिग्री। अब लास्ट सेंटेंस के अंदर वो हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड टू बोथ फिल्टर्स, यानी ये जो लाइट है जब पहले पोलराइड में से गुजरेगी तब इसकी इंटेंसिटी कितनी रिड्यूस होगी, उसके बाद वो जब दूसरे पोलराइजर में से लाइट गुजरेगी तब इसकी इंटेंसिटी कितनी रिड्यूस होगी, वो आपने फाइंड करनी है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड टू बोथ फिल्टर्स आपने फाइंड करनी, तो हमने टू फाइंड में लिख दिया इंटेंसिटी आफ्टर फर्स्ट पोलराइड, ये भी हमने फाइंड करनी है, यानी जब लाइट पहले पोलराइजर में से पास होगी तब उसकी इंटेंसिटी कितनी रिड्यूस होगी, उसको हम I1 से शो करते हैं, फाइंड करनी है। उसके बाद जब वही लाइट दूसरे पोलराइज में से पास होगी तब उसकी इंटेंसिटी कितनी रिड्यूस होगी, तो इंटेंसिटी आफ्टर सेकंड पोलराइड I2 ये भी हमने फाइंड करनी है। यानी हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट है, पहले पोलराइजर में से पास हुई तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है। उसके बाद आगे वो जो लाइट ट्रांसमिट हुई है पहले पोलराइड में से, अब वो जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो जब दूसरे पोलराइज में से पास होगी तब उसकी इंटेंसिटी क्या होगी दूसरे पोलराइजर में से पास होने के बाद, वो भी फाइंड करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो पहला पोलराइजर है वो तो एज अ पोलराइजर के तौर पे काम करेगा, जो पहला पोलराइड है वो एज अ पोलराइजर के तौर पे काम करेगा, और जो सेकंड पोलराइड फिल्टर है वो एज एनालाइजर के तौर पे काम करेगा। तो सॉल्यूशन के अंदर हमने इसको मेंशन भी करना है, तो यहाँ पे हमने लिखा है फर्स्ट पोलराइड फिल्टर, जो हमारे पास पहला पोलराइड फिल्टर है, एक्ट्स एज पोलराइजर, वो पोलराइजर के तौर पे एक्ट करेगा, एंड सेकंड एक्ट एज एनालाइजर, और जो सेकंड पोलराइड फिल्टर है वो एज एनालाइजर के तौर पे एक्ट करेगा। ये आपने मेल्सिस लॉ के अंदर पढ़ा है। सो व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन पोलराइजर, जब हम इस अनपोलराइज्ड लाइट को पहला जो पोलराइड फिल्टर है जिसको हम पोलराइजर का नाम दे रहे हैं उसमें से पास होगी, तो ये हमने पहले न्यूमेरिकल के अंदर भी पढ़ा था कि जब भी लाइट पोलराइजर में से पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो हाफ रिड्यूस हो जाती है। तो यहीं पे हमने यही लिखा है, यानी जब अनपोलराइज्ड लाइट पहला जो पोलराइड फिल्टर है जिसको हम पोलराइजर का नाम दे रहे हैं उसमें से पास होगी, देन लाइट इंटेंसिटी इज ऑलवेज रिड्यूस टू हाफ, तो पोलराइजर जो है वो लाइट की इंटेंसिटी को हाफ रिड्यूस कर देता है। पहले न्यूमेरिकल में मैं आपको बात जो है अच्छी तरह समझा चुका हूँ। तो हमारे पास जो लाइट की इंटेंसिटी है, यानी जो पहले पोलराइजर के बाद पास हुई है, इंटेंसिटी आफ्टर फर्स्ट पोलराइड, उसको हम I1 से शो कर रहे हैं, और जब पहले पोलराइड के बाद पास होगी तो उसकी जो इंटेंसिटी है ओरिजिनल से वो क्या हो जाएगी, हाफ रिड्यूस हो जाएगी। स्टार्ट वाली इंटेंसिटी जो है वो I0 है, जब पहले पोलराइजर में से लाइट गुजरती है तो उसकी इंटेंसिटी जो है हाफ हो जाती है इनिशियल का। ये जब पहले पोलराइड में से गुजरी वो इंटेंसिटी I1 वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी जो इनिशियल है उसका हाफ, 2 पे डिवाइड करने से हाफ आता है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। I1 इज इक्वल टू I0 की वैल्यू हमारे पास 15 है, और ओवर 2, तो आप 15 को 2 पे डिवाइड कर दें तो आप जानते हैं हमारे पास आएगा 7.5, और इंटेंसिटी का यूनिट वाट पर स्क्वायर मीटर होता है, तो यहाँ पे भी आप वाट पर स्क्वायर मीटर लगा दें। तो लीजिए हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट जब पहले पोलराइड फिल्टर यानी कि पोलराइजर में से पास होगी तो इसकी इंटेंसिटी हाफ रिड्यूस हो जाएगी, यानी 15 का हाफ हमारे पास 7.5 होता है। अब जब ये जो लाइट है जो पहले पोलराइड में से पास होके आ चुकी है I1, जब ये इससे अगले वाला जो पोलराइड है जिसको हम एनालाइजर का नाम देते हैं उसमें से पास होगी, तो तब उसकी इंटेंसिटी कितनी रिड्यूस होगी। तो इसके लिए हम मेल्सिस लॉ यूज़ करेंगे। तो यूजिंग मेल्सिस लॉ फॉर सेकंड पोलराइड यानी एनालाइजर के लिए हम मेल्सिस लॉ यूज़ करते हैं। तो मेल्सिस लॉ का फार्मूला हम पहले अप्लाई कर चुके हैं, ये होता है I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। अब देखें जो I0 है ये इंसिडेंट लाइट होता है, और अब जो है सेकंड पोलराइड उसके लिए जो इंसिडेंट है वो है जो सेकंड जो फर्स्ट से गुजर के आई है, और यहाँ पर आएगी ट्रांसमिटेड वाली, और ट्रांसमिटेड वाली यानी जो सेकंड से गुजर रही है वो ट्रांसमिशन वाली है,
और सेकंड के ऊपर जो इंसिडेंट है वो पहले वाली है। तो I2 इज इक्वल टू I1 कॉज स्क्वायर थीटा। मैं दोबारा फिर बता देता हूँ, यहाँ पर जो लाइट ट्रांसमिट होती है वो आती है, तो हम बात कर रहे हैं सेकंड पोलराइड की। तो सेकंड पोलराइड से जो लाइट जो है वो ट्रांसमिट होगी उसको हमने नाम दे दिया है I2 का, वो हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए जो इसकी इनिशियल है, जो इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही सेकंड के ऊपर, वो जो फर्स्ट से ट्रांसमिट हुई है वो इंसिडेंट हो रही है, तो लिहाजा यहाँ पर I1 आएगी। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो जी हमारे पास I2 इक्वल आएगा I1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है विच इज 7.5, और कॉज हमारे पास जो है एंगल, यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, थीटा, वो दो पोलराइजर्स के दरमियान जो एंगल है उसको पुट करना है विच इज 30 डिग्री, और इसके ऊपर स्क्वायर भी है। अब आप जानते हैं कि cos 30 हमारे पास होता है जी 0.866, और इसके ऊपर स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि cos 30 के ऊपर स्क्वायर है, तो cos 30 की वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। तो I2 इज इक्वल टू 7.5। अब आप इस तरह कीजिए कि जो cos 30 की वैल्यू आई है 0.866, इसका स्क्वायर ले लीजिए, तो ये आपके पास आएगा 0.75। अब आप 0.75 को मल्टीप्लाई कर दें 7.5 के साथ, तो ये आपके पास आएगा जी 5.6। और आप जानते हैं कि इंटेंसिटी का यूनिट हमारे पास होता है वाट पर स्क्वायर मीटर। तो इस तरीके से हमने सेकंड इंटेंसिटी भी फाइंड कर ली है, यानी जब अनपोलराइज्ड लाइट जिसकी इंटेंसिटी 15 वाट पर स्क्वायर मीटर है, जब वो पहले पोलराइड में से पास होगी तो इसकी इंटेंसिटी जो है वो 7.5 रह जाएगी, और जब ये 7.5 वाली लाइट सेकंड पोलराइजर में से पास होगी जिसको हम एनालाइजर का नाम दे रहे हैं, तो इसकी इंटेंसिटी मज़ीद रिड्यूस होकर 5.6 रह जाएगी। तो ये था एक आसान सा न्यूमेरिकल, यानी हमारे पास जो लाइट आ रही थी उसको हमने पहले पोलराइड में से पास करवाया तो उसकी इंटेंसिटी हाफ रिड्यूस हुई, दूसरे पोलराइड में से पास करवाया तो उसकी इंटेंसिटी मज़ीद रिड्यूस होगी, और वो दोनों इंटेंसिटीज जो है वो हमने फाइंड कर दी, क्योंकि इसने यही पूछा था कि कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू बोथ फिल्टर्स। जब ये लाइट दोनों फिल्टर से पास होगी, यानी पहले से पास होगी, तब क्या है, कितनी इंटेंसिटी रिड्यूस होगी, इंटेंसिटी क्या होगी, और जब दूसरे पोलराइड फिल्टर में से पास होगी तब इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कितनी रिड्यूस होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है ये। न्यूमेरिकल जो हमने पहले सेकंड न्यूमेरिकल किया है ना, सेकंड नंबर पे, उसके जैसा ही है। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है कि टू पोलराइजिंग शीट्स हैविंग देयर पोलराइजिंग डायरेक्शंस पैरेलल सो दैट इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट इज मैक्सिमम। यानी हमारे पास टू पोलराइजिंग शीट्स हैं, ठीक है, और उनमें से हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को पास करवाया जो कि मैक्सिमम जो है वो पास हो गई। अब आगे पूछता क्या है, थ्रो व्हाट एंगल मस्ट एदर शीट बी रोटेटेड, यानी हम कितने एंगल्स के ऊपर दोनों शीट्स को रोटेट करें। तो हमने क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ रोटेशन या रोटेशनल एंगल हमने फाइंड करना है। तो इसको हम यहाँ पे टू फाइंड के अंदर लिख लेते हैं। आप जानते हैं कि एंगल को हम थीटा से शो करते हैं, हमने फाइंड करना है। अब कहता है कि इफ द इंटेंसिटी इज टू बी ड्रॉप बाय हाफ, हमने कितनी इंटेंसिटी रिड्यूस करनी है, कितनी इंटेंसिटी ड्रॉप करनी है, हाफ। तो अब यहाँ पर हम गिवन डाटा के अंदर लिख लेते हैं कि फ़र्ज करते हैं कि जो हमारे पास इनिशियल इंटेंसिटी है लाइट की वो आई नॉट है, और आप जानते हैं कि हम इनिशियल लाइट को हमेशा आई नॉट से शो करते आए हैं। अब उसने खुद बता दिया कि हमें जो रिक्वायर्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, हमें जो इंटेंसिटी चाहिए वो है हाफ, इनिशियल का हाफ। तो जो हमारे पास ट्रांसमिटेड यानी जो ट्रांसमिट लाइट हुई है उसकी इंटेंसिटी को हम आई से शो करते हैं। आप जानते हैं ये होगी इनिशियल का, यानी कि इनिशियल जो है शुरू वाली उसका हाफ। ये उसने खुद हमें यहाँ पे इस कंडीशन को लिख के दिया है। इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट है और हमें चाहिए कितनी, इनिशियल का हाफ। जो ट्रांसमिट हुई है वो होगी इनिशियल का हाफ। तो हमने एंगल कितने एंगल के ऊपर इस तरीके से होगा, कौन सा वो एंगल होगा कि जिसके ऊपर हमारे पास जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो इनिशियल का हाफ हो जाएगी, वो हमने क्या करनी है जी, फाइंड करनी है। तो अब आप जानते हैं कि सेकंड न्यूमेरिकल के अंदर हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। वहाँ पे हमें उसने इंटेंसिटी ऑफ लाइट दी थी 100 वाट पर स्क्वायर मीटर,
और एंगल दिया था उसने 45 डिग्री, और उसने बोला था कि जो लाइट ट्रांसमिट होगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, तो वो हमारे पास 50 वाट पर स्क्वायर मीटर निकली थी। यानी कि अगर हमारे पास एंगल 45 डिग्री हो तो जो हमारे पास ट्रांसमिटेड लाइट होती है वो इनिशियल का हाफ हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी इनिशियल का हाफ हो जाती है। तो देखते हैं यहाँ पे 45 डिग्री आता है कि नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मेल्सिस लॉ को यूज़ करेंगे। मेल्सिस लॉ आप जानते हैं, सिंपल आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा जी, आई की वैल्यू हमारे पास है आई नॉट ओवर टू, तो हम आई की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, आई नॉट ओवर टू इज इक्वल टू आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं यहाँ पर आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आया 1 ओवर टू इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। आइए इसको मज़ीद यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास ये आएगा जी, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टू। अब यहाँ पर हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आप जानते हैं हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो हम लिख लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट्स लेने से इस तरफ स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा कॉस थीटा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और 2 के ऊपर इस तरीके से स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अब आपने चूंकि थीटा फाइंड करना है, तो आप थीटा को इधर रखें, कॉस इधर आकर हो जाएगा कॉस का इनवर्स, और ब्रैकेट में आएगा 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। अब आप जस्ट इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए, तो ये हमारे पास एंगल आएगा 45 डिग्री। यानी जब भी हम 45 डिग्री के एंगल के ऊपर लाइट को पोलराइजर में से पास करवाते हैं, तो हमारे पास जो इंसिडेंट इनिशियल लाइट है उसकी इंटेंसिटी पोलराइजर से गुजरने के बाद हाफ रिड्यूस हो जाती है। आप जानते हैं जब भी हम पोलराइजर में से लाइट को पास करवाते हैं तो पोलराइजर क्या करता है, जो लाइट उसमें से पास हुई है उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देता है। तो किस एंगल के ऊपर वो हाफ रिड्यूस करेगा, तो वो हमारे पास 45 डिग्री है। अब हम इसका रिजल्ट लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी बात को हमने यहाँ पर रिजल्ट के अंदर भी लिख दिया है। तो द एंगल मस्ट बी रोटेटेड इज 45 डिग्री, यानी हमें एंगल को 45 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें रोटेशनल एंगल ही फाइंड करना है। कब? when the intensity is dropped by half, अगर हमने इंटेंसिटी को हाफ ड्रॉप करना है, हाफ रिड्यूस करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपको बड़ी ही अच्छे समझ आया होगा। आप देख रहे हैं कि मैं चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए, अभी के अभी आपको साथ साथ याद होती जाए। आइए अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7 और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8 को सॉल्व करेंगे। ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपके इस चैप्टर के टॉपिक नंबर 8.4 उसके अंदर ब्रीविस्टर्स लॉ है वहाँ से लिए गए हैं। इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल्स किए थे वो आपके इस चैप्टर के टॉपिक नंबर 8.5 यानी मेल्सिस लॉ से लिए गए हैं, जो कि हमने सॉल्व किए हैं। आइए हम इन न्यूमेरिकल्स को बारी बारी सॉल्व करते हैं। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में कहता है, वी विश टू यूज ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इन एयर एज अ पोलराइजर। हम चाहते हैं कि जो ग्लास की प्लेट है उसको हम एज अ पोलराइजर के तौर पर इस्तेमाल करें। अब आप लोगों ने ब्रीविस्टर्स लॉ पढ़ा है कि जब भी हम किसी लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं ग्लास की प्लेट की सरफेस के ऊपर, तो उस लाइट का कुछ पोर्शन उस ग्लास प्लेट की सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस मुड़ जाता है, उसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग लाइट। और उसका कुछ पोर्शन ग्लास के सरफेस के साथ टकराता है और ग्लास के सरफेस के अंदर रिफ्रैक्ट हो जाता है, आगे चला जाता है। तो दो हमारे पास पोर्शन होते हैं इंसिडेंट लाइट के, एक जो रिफ्लेक्ट हो गया वापस मुड़ गया, और एक जो रिफ्रैक्ट हो गया उस ग्लास की प्लेट के अंदर चला गया। आइए अब आगे पढ़ते हैं। कहता है फाइंड द पोलराइजिंग एंगल एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी जो जिस एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट हुई है उसको बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल, वो भी फाइंड करो, और जिस एंगल पे लाइट रिफ्रैक्ट हुई है उस ग्लास प्लेट के अंदर चली गई है वो भी फाइंड करो। तो आइए हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले उसने हमें ग्लास प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, n से शो करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को।
1.5 है। अब हमने फाइंड क्या करना है, दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक हमने पोलराइजिंग एंगल फाइंड करना है, यहाँ पे लिख रखा है थीटा पी फाइंड करना है, पी फॉर पोलराइजिंग और थीटा जो है वो एंगल को शो करता है। एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमने फाइंड करना है। एंगल के लिए हम थीटा यूज करेंगे, आर फॉर रिफ्रैक्शन, पी फॉर पोलराइजिंग एंगल। ये हमने दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ब्रेविस्टर्स लॉ का फार्मूला आप जानते हैं, आपकी बुक के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, आपको नजर भी आ रहा है कि tan थीटा पी इज इक्वल टू एन। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और इससे हम थीटा पी जो है पोलराइजिंग एंगल वो फाइंड कर लेंगे। तो बाय पुटिंग वैल्यूज, तो जी ये हमारे पास आएगा tan थीटा पी इज इक्वल टू एन, और एन हमारे पास 1.5 है। क्योंकि हमने थीटा पी फाइंड करना है तो tan को आप इस तरफ ले आए, tan इधर जाकर क्या हो जाएगा, tan का इनवर्स हो जाएगा, और इसके साथ ब्रैकेट के अंदर 1.5 लिख लीजिए। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि 1.5 का tan इनवर्स लेना है। तो आइए चेक कर लेते हैं क्या आता है। tan इनवर्स 1.5, तो ये हमारे पास आया जी 56.3। तो जी हमारे पास पोलराइजिंग एंगल आ चुका है विच इज़ 56.3 डिग्री। आइए अब हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी फाइंड करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि आपके इसी टॉपिक के स्टार्ट में लिखा हुआ है कि पोलराइजिंग एंगल और हमारे पास रिफ्रैक्टिव एंगल दोनों का सम 90 होता है। तो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बनेगा फिर, 90 डिग्री माइनस एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो ये हमारे पास फार्मूला आ चुका है, आपकी बुक के ऊपर भी लिखा हुआ है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो थीटा आर हमारे पास आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा पी अभी हमने फाइंड किया है विच इज 56.3 डिग्री। अब आप 90 में से इसको माइनस कर दीजिए। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 33.7 डिग्री। तो देखें कितना इजी न्यूमेरिकल है, कितनी आसानी के साथ सॉल्व हो गया। छोटा सा न्यूमेरिकल है, जस्ट फार्मूला लगाए, वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाएगा। आइए अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8 को भी अभी सॉल्व कर लेते हैं। कहता है एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी वो कौन सा एंगल होगा, विल लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वाटर बी कम्प्लीटली पोलराइज्ड, यानी जब वाटर से लाइट रिफ्लेक्ट हो तो वो कम्प्लीटली पोलराइज्ड हो चुकी हो। अभी मैंने आपको बताया कि इंसिडेंट लाइट जब टकराएगी ना ग्लास की प्लेट पे या वाटर की सरफेस के ऊपर, तो उसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो पोलराइज्ड लाइट होती है, और जो लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है, मीडियम के अंदर गुजर जाती है ग्लास या वाटर के अंदर, वो हमारे पास अनपोलराइज्ड रह जाती है। यानी कि इंसिडेंट लाइट जो है अनपोलराइज्ड लाइट अगर होगी तो जब वो ग्लास की प्लेट की सरफेस के ऊपर या वाटर की सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगी तो उसके दो पार्ट्स बनेंगे। एक जो रिफ्लेक्ट हो जाएगा वो पोलराइज्ड लाइट होगी, और जो रिफ्रैक्ट हो जाएगा वो इंसिडेंट की तरह अनपोलराइज्ड ही रहेगा। तो यहाँ पर हमने एंगल फाइंड करना है जिस पे लाइट जो है जो रिफ्लेक्ट हुई है वो कम्प्लीटली पोलराइज्ड हो जाए। तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन ही हमने फाइंड करना है। ठीक है, इसको थीटा पी से शो करेंगे। और अब जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 होता है। इसको आप जुबानी याद रखिएगा, क्योंकि आपको पेपर के अंदर एमसीक्यू से पूछा जा सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की वैल्यू क्या होती है। 4 वैल्यूज देगा, तो आप इसकी वैल्यू याद रख लीजिए। अब एंगल ऑफ पोलराइजेशन फाइंड करने के लिए हम बिल्कुल यही छोटा सा मेथड यूज करेंगे, यूजिंग ब्रेविस्टर्स लॉ। यहाँ पे इसको लिख ले, tan थीटा p इज इक्वल टू एन, यहाँ पर लिख ले। बाय पुटिंग वैल्यूज पुट करें। वहाँ पे n हमने 1.5 पुट किया था, यहाँ पर हम n को 1.33 पुट करेंगे। tan को आप इधर लाकर tan इनवर्स कर दें। tan इनवर्स 1.33 करेंगे तो हमारे पास आएगा 53 डिग्री। अब आप रिजल्ट लिख लें, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 53 डिग्री व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वाटर बिकम्स कम्प्लीटली पोलराइज्ड, यानी जब वाटर की सरफेस से लाइट जो है वो 53 डिग्री के ऊपर रिफ्लेक्ट होगी तो वो कम्प्लीटली पोलराइज्ड हो चुकी होगी। ये जो हमारे पास पॉइंट मैंने रिजल्ट के अंदर लिखा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, आपको पेपर के अंदर आ सकता है कि वो आपसे पूछेगा कि जब हमारे पास लाइट जो है वाटर की सरफेस से जब रिफ्लेक्ट होती है तो किस एंगल के ऊपर वो कम्प्लीटली पोलराइज्ड हो जाती है। 4 एंगल देगा, 53 डिग्री को आपने टिक करना है।
तो ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7 और 8। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी इनके चांस हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स आइए अब मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 9 को इजी वे में सॉल्व करवाता हूँ। कहता है अ बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है, इज इंसिडेंट ऑन अ स्टैक ऑफ 4 पोलराइजिंग शीट्स, और इस अनपोलराइज्ड लाइट को हमने 4 पोलराइजिंग शीट में से गुजारा दैट आर लिंक्ड अप, और ये चारों जो पोलराइजिंग शीट्स हैं ये आपस में इस तरीके से लिंक्ड हैं so that the characteristics direction of each is rotated by 30 degree clockwise with respect to preceding sheet, यानी कि हर आगे वाले शीट पीछे वाली शीट से 30 डिग्री क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट कर रही है। अब इसको मैंने यहाँ पे डायग्राम की फॉर्म के अंदर बनाया भी है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है। आप जानते हैं अनपोलराइज्ड लाइट वो होती है जिसके अंदर डिफरेंट इस तरीके से एक्सिस हों, डिफरेंट वाइब्रेशंस हों। अब इसकी जो ओरिजिनल लाइट है इसकी इंटेंसिटी को आप आई नॉट कह लें। अब ये जो लाइट है पहले पोलराइज़र से पास हुई, पहले जो पोलराइजिंग शीट है उसमें से पास हुई, तो जो ट्रांसमिट हुई उसको हम I1 का नाम कह लेते हैं। उसके बाद जो हमारे पास आगे वाला पोलराइज्ड शीट है उसको हम 30 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो यहाँ पे एंगल फ़र्ज़ करें 0 डिग्री है, तो यहाँ पे हमने एंगल ये वाला क्या कर दिया 30 डिग्री। तो इसमें से जो लाइट पास होगी उसको फिर हम I2 कह लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड पोलराइजिंग शीट है, इसको मज़ीद हमने 30 डिग्री रोटेट करवा दिया, ठीक है। 30 के बाद 30 डिग्री रोटेट करवाएंगे तो 60 डिग्री होगा। ये हमारे पास थीटा 3 है यहाँ पर ये वाला। तो इसमें से जो लाइट पास होगी, जो ट्रांसमिट होगी उसको हम I3 का नाम दे लेते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ पोलराइजिंग शीट है उसको मज़ीद हमने इस तरीके से 60 डिग्री क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट करवा दिया। तो यहाँ पर फिर एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो इसके बाद जो हमारे पास ये लाइट की इंटेंसिटी बचेगी उसको हम I4 कहेंगे, यानी कि ओरिजिनल लाइट I0 है। उसके बाद हम 30 डिग्री जो है वो रोटेट करवाते गए, 0 के बाद 30, ठीक है। 30 के बाद फिर मज़ीद 30 60 हो गया, और 60 को फिर हमने आगे मज़ीद 30 डिग्री रोटेट करवाया तो हमारे पास 90 डिग्री हो गया। तो यही कह रहा था कि आपने 30 डिग्री रोटेट करवाना है हर पोलराइजिंग शीट को विद रिस्पेक्ट टू प्रीसीडिंग शीट, यानी पिछली शीट की निस्बत। तो इस तरीके से ओरिजिनल इंटेंसिटी I0 और फाइनल इंटेंसिटी हमारे पास हो गई लाइट की I4। अब वो कहता क्या है कि व्हाट फ्रैक्शन इन परसेंटेज, तो आपने फाइंड क्या करना है, परसेंटेज फ्रैक्शन जो है वो आपने फाइंड करनी है। अच्छा, परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट इंटेंसिटी इज ट्रांसमिटेड, यानी कि इंसिडेंट इंटेंसिटी के लिहाज से जो फ्रैक्शन है वो आप फाइंड करें। अब फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं भाई, जो लास्ट वाली ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है ना उसको ओरिजिनल वाले पे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमें बटा लेना पड़ता है, चीज़ों को डिवाइड करना पड़ता है। तो इंसिडेंट इंटेंसिटी जो है उसको हमने I0 से शो कर लिया, और जो लास्ट वाली है उसको I4 से शो कर लिया। तो I4 को I0 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज फ्रैक्शन आ जाएगी। अब यहाँ पे गिवन डाटा के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ पोलराइजिंग शीट्स हैं वो हमारे पास 4 है, इसने लिखा भी हुआ है 4 पोलराइजिंग शीट्स, ये लिख लिया। और हमारे पास उसने एंगल भी यहाँ पर दिया हुआ है विच इज़ 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर वही अपना मेलिसिस लॉ को यूज़ करेंगे, I इज इक्वल टू I0 कॉस स्क्वायर थीटा। आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो हमारे पास पहली पोलराइजिंग शीट है वो एज अ पोलराइज़र के तौर पे एक्ट करेगी, और जो अगली 3 पोलराइजिंग शीट्स हैं वो एज एनालाइज़र के तौर पे एक्ट करेंगी। और ये वाली बात मैं आप लोगों को पहले न्यूमेरिकल और 5वें न्यूमेरिकल के अंदर लिख के अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ कि जो फर्स्ट पोलराइजिंग शीट है वो एक्ट करेगी एज पोलराइज़र के तौर पर, एंड रिमेनिंग जो 3 हैं ये वाली तीनों ये एक्ट करेंगी एज एन एनालाइज़र। तो ये बात हम पहले और 5वें न्यूमेरिकल में पढ़ चुके हैं कि व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन पोलराइज़र, जब अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज़र में से पास होती है देन लाइट इंटेंसिटी ऑलवेज रिड्यूस्ड टू हाफ। तो जो लाइट की इंटेंसिटी है वो हाफ रिड्यूस हो जाती है। पहले और 5वें न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के स्टार्ट में हमने ये सेम सेंटेंस ये वाला लिखा था। तो लिहाजा
अब पहले पोलराइजिंग शीट से जो लाइट ट्रांसमिट हुई है उसको हम I1 कह लेते हैं, वो क्या होगी, ओरिजिनल का हाफ। तो आप क्या करेंगे, इसमें से जो हमारे पास हाफ है उसको आप माइनस कर देंगे, यानी कि ओरिजिनल माइनस ओरिजिनल का हाफ, जितनी माइनस हुई है। तो 2 एलसीएम ले ले, तो 2I0 माइनस I0, तो हमारे पास ये आएगी हाफ, ओरिजिनल का हाफ। इसको हमने पहले और पांचवें न्यूमेरिकल के स्टार्ट में सॉल्व भी किया है, ये वाला स्टेप भी किया, ये वाला भी किया, ये वाला भी किया। यानी पोलराइजर क्या करता है, हाफ जो इंटेंसिटी है लाइट की उसको ब्लॉक कर देता है, उसको ट्रांसमिट नहीं होने देता, और हाफ को ट्रांसमिट होने देता है। तो जो ट्रांसमिट हुई है वो I1 है, तो वो क्या होगी, ओरिजिनल यानी जो इनिशियल है I0 उसका हाफ वो ट्रांसमिट हुई है। तो ये हमने I1 जो है फाइंड कर ली। अब इसी तरह हमने I2, I3 और I4 को फाइंड करना है। तो I2 को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे I2, ठीक है, ये वाली I2 है, तो इसके लिए यूज़ होगा I1 cos थीटा। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, I0 इनिशियल स्टार्ट वाली और I जो ट्रांसमिट हुई है। अब हम देख रहे हैं सेकंड पोलराइजर को। सेकंड पोलराइजर के लिए ये ट्रांसमिट हुई है I2 और इसके जो शुरू वाली है वो I1 है, तो I2 इज इक्वल टू I1 cos थीटा। इस तरह अगर आप थर्ड पोलराइजर को देखेंगे तो इसके लिए जो ट्रांसमिट हुई है वो I3 है, इज इक्वल टू इसके जो स्टार्ट वाली है वो I2 इंटू कॉस थीटा। इसी तरह अगर आप फोर्थ पोलराइजर को देखेंगे तो इसके लिए जो ट्रांसमिट हुई है वो हमारे पास I4 है, इज इक्वल टू, और जो इनिशियल वाली है वो हमारे पास I3 इंटू कॉस थीटा। फॉर्मूला आप जानते हैं, I0 जो है वो पहले वाली और I सिंपल जो I है वो जो ट्रांसमिट हुई है, तो यहाँ पे हमने इसी फार्मूला को अप्लाई कर दिया। आइए अब बारी बारी हम I2, I3 और I4 को सॉल्व करते हैं। तो I2 हमारे पास आएगा इज इक्वल टू I1 हमने फाइंड कर लिया है, ये हमारे पास है I0/2, और cos थीटा उसने हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, ये हमने तीनों के अंदर 30 डिग्री ही पुट करना है, चूंकि सब के अंदर 30 डिग्री का डिफरेंस है, तो cos 30 डिग्री। अब आप यहाँ पे याद रख लें कि जो हमारे पास cos 30 डिग्री है वो होता है 3√2। अब ये cos के ऊपर स्केयर भी आएगा, आप जानते हैं कि cos स्केयर थीटा है। तो I0/2 cos 30 क्या होता है, 3√2। इसकी वैल्यू आप याद रख लीजिएगा, इसके ऊपर स्केयर भी आएगा। मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कि cos 30 डिग्री हमारे पास होता है 3√2। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा I2 इज इक्वल टू I0/2 को आप वैसे लिख लें और इसका स्केयर ओपन कर दें, ठीक है, एक स्टेप मैं सामने कर रहा हूँ। 3 के अंडर रूट के साथ स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो 3 एज इट इज आ जाएगा, ओवर 2 का स्केयर हमारे पास होता है 4, तो I2 हमारे पास आया जी 3/4 2 8 इंटू I0, तो ये हमारे पास I2 आ चुका है। अब इसी तरीके से हम I3 फाइंड करते हैं, तो I3 हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल टू I2 हमारे पास क्या आया, 3/8 I0 आया, ये जो हमने अभी I2 फाइंड किया उसको पुट कर दिया। उसके बाद है cos स्क्वायर 30 डिग्री, थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, यहाँ पर दिया हुआ है, हमने यही पुट करना है। इसको सॉल्व करते हैं, तो I3 हमारे पास आएगा जी 3/8 I0, और आप जानते हैं cos 30 क्या होता है, 3√2। अब चूंकि इसके ऊपर स्केयर है तो लिहाजा इसके ऊपर भी स्केयर आएगा इसकी वैल्यू के ऊपर। अब इसको सॉल्व करते हैं, I3 इज इक्वल टू 3/8 I0, इसका स्केयर ओपन करें, ये 3 का अंडर रूट स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3/2 का स्केयर हमारे पास 4 होता है, तो I3 हमारे पास आया जी 3 × 3 9, और आप जानते हैं कि 8 4 32 होता है, और इसके साथ आप I0 को वैसे ही लगा लें। तो ये हमने I3 फाइंड कर लिया, यहाँ पर हमने I2 फाइंड किया था, और ये हमने यहाँ पर I1 फाइंड किया था। अब हमने I4 फाइंड करना है, तो I4 इज इक्वल टू होगा, इसको ध्यान समझ लीजिएगा चूंकि ये सारे एक जैसे ही हैं, एक समझ आएगा तो बाकी सारे समझ आ गए। I3 हमने जो फाइंड किया है ये वाला 9/32 इंटू I0, इसको लिख दिया। इसके बाद है cos स्क्वायर थीटा हमारे पास 30 डिग्री है,
इसको सॉल्व करते हैं तो I4 इज इक्वल टू 9/32 इंटू आई नॉट, और आपको पता है कि cos 30 होता है 3√/2। आपको चूंकि cos के ऊपर स्केयर है तो उसकी वैल्यू के ऊपर भी स्केयर आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास बनेगा I4 इज इक्वल टू 9/32 इंटू आई नॉट, और यहाँ पर हम स्केयर को ओपन करेंगे तो ये बनेगा 3/4, जो कि 2 का स्केयर 4 होता है। 3 के ऊपर अंडर रूट है तो वो कट जाएगा। अब इस I4 को मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ आसानी के लिए, तो ये हमारे पास आएगा जी I4 इज इक्वल टू, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दे, 9 × 3 आप जानते हैं 27 होता है, और बटे के अंदर हमारे पास है 32 × 4, तो ये हमारे पास आएगा 128। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी, और यहाँ पर आई नॉट वैसे का वैसे ही आ गया, यानी ऊपर वाले दोनों को ज़रब दे दें और नीचे वाले दोनों को ज़रब दे के नीचे लिख लें, ऊपर वाले दोनों को ज़रब दे के ऊपर लिख लें। ये हमारे पास I4 आ चुका है। बेसिकली हमने फाइंड करना है I4/I0, ठीक है। हमने परसेंटेज फ्रैक्शन फाइंड करनी थी, और फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास I4 का होना ज़रूरी है, ठीक है। I0 जो है वो तो उसका तो मसला नहीं है, वो तो हमारे पास I0 ही है। I4 होना चाहिए था, और I4 को फाइंड करने के लिए I3 का होना ज़रूरी है, ठीक है। और I3 को फाइंड करने के लिए I2 का होना ज़रूरी है, और I2 को फाइंड करने के लिए सिंपल I1 का होना ज़रूरी है। तो इसलिए हमने सबको सेपरेट पहले फाइंड किया है। अब क्योंकि हमने I4/I0 फाइंड करना है, तो I4 जो है वो हम फाइंड कर चुके हैं। ये देखें क्या है जी, 27/128 इंटू I0 है, और इसका बटा लगाएं। ये मैंने I4 की यहाँ पे ये वैल्यू लिख दी, ये वाली ऊपर लिखी हुई है। बटे में I0 है तो I0 को आप I0 ही लिख लें। इस I0 से I0 कैंसिल हो जाएगा, तो I4/I0 हमारे पास आएगा 27/128। अब आप किस तरह करें कि 27 को 128 पे डिवाइड कर दें, तो इसको डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास आया जी 0.21। अब क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए, तो आप जानते हैं कि अगर हमने इसको परसेंटेज में लिखना है इस तरीके से, तो फिर हमें इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 21। तो हमारे पास जो परसेंटेज फ्रैक्शन है वो फाइनली आ चुकी है, विच इज़ 21%। तो देखें ये कोई न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है, आसान है। मैंने आपको डायग्राम की मदद से इसकी स्टेटमेंट भी समझा दी है, और ये वाली बात हम पहले और 5वें न्यूमेरिकल में पढ़ चुके हैं। ये फार्मूला हम पहले भी लगा चुके हैं, ठीक है। तो आप जस्ट इसकी प्रैक्टिस करें, आपसे ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा। आइए अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 10 की स्टेटमेंट है। कहता है अ पोलराइजर एंड एन एनालाइजर हैव देयर एक्सिस अलाइंड एट 60 डिग्री, यानी कि पोलराइजर और एनालाइजर के दरमियान जो एंगल है वो हमें 60 डिग्री दिया गया है। तो हम गिवन डाटा में लिख लेते हैं एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। एंगल को आप थीटा के साथ शो करते हैं, और इसकी वैल्यू हमारे पास दी गई है 60 डिग्री। अब पूछता क्या है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल इंटेंसिटी दैट इमर्ज। आपने फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो हम टू फाइंड में लिख लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी। अब फ्रैक्शन क्या होता है भाई, फ्रैक्शन होता है बटा लेना। अब हम फर्ज करते हैं कि जो इनिशियल इंटेंसिटी है वो हमारे पास I0 है, और जो ट्रांसमिट हुई है वो I है, तो दोनों का आप बटा ले लें, ठीक है। दोनों को आप डिवाइड कर दें, तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन लेते हैं। ये हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम वही मेल्सिस लॉ को यूज़ करेंगे। आप जानते हैं इसका फार्मूला आपके टॉपिक नंबर 8.5 के स्टार्ट में दिया गया है, I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब हम इसके अंदर ये एंगल की वैल्यू पुट कर देते हैं जो उसने दी हुई है। तो I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा हमारे पास है 60 डिग्री।
तो I इज इक्वल टू आई नॉट। अब आप जानते हैं cos 60 डिग्री हमारे पास 0.5 होता है, चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो आप इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा लें। cos 60 की वैल्यू हाफ यानी 1/2 होती है या 0.5 होती है, इसके ऊपर स्क्वायर लगाएं। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो I इज इक्वल टू आई नॉट 0.5 का स्क्वायर होगा 0.25। अब क्योंकि हमने I ओवर आई नॉट मालूम करना है, फाइंड करना है, तो आप इसको I को इधर रहने दें, इस आई नॉट को उधर ले जाएं, उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो I ओवर आई नॉट हमारे पास आ गया 0.25। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी जो उसने पूछी थी वो हमने फाइंड कर ली, विच इज़ इक्वल टू 0.25। देखिए कितना ही आसान न्यूमेरिकल है, जस्ट 2 से 3 स्टेप्स हैं और ये सॉल्व हो गया। आइए अब हम इस चैप्टर का लास्ट और सबसे आसान न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कहता है इफ़ द ग्रेविटेशनल वेव्स हैव अ वेवलेंथ ऑफ 3000 किलोमीटर। तो हमें ग्रेविटेशनल वेव्स की वेवलेंथ दी गई है, तो हम गिवन डाटा में लिख लेते हैं। वेवलेंथ को आप जानते हैं लैम्डा के साथ शो करते हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास है 3000 किलोमीटर। अब आप जानते हैं कि हमारे पास वेवलेंथ कन्वर्ट तो मीटर होता है, तो यहाँ पे हम किलो को ख़त्म कर देते हैं। तो 3000 और किलो आप जानते हैं 10 की पावर 3 होता है, या इसके यहाँ पे आप 3 जीरो भी लगा सकते हैं मीटर। अब देखें 3 जीरो पहले थी, किलो की जगह पे 3 जीरो मजीद लग गई, तो हमारे पास टोटल कितनी जीरो हो गई, 3 और 3 6। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, ठीक है ना। इसको आपको पता है कि हमारे पास ये 6 जीरो है, तो ये 10 की पावर 6 लिखा जा सकता है। आगे कहता है देन फाइंड देयर फ्रीक्वेंसी। अगर ग्रेविटेशनल वेव्स की वेवलेंथ इतनी है जो कि उसने दी है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो हमने फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। इसको एफ के साथ शो करें, ये हमने फाइंड करनी है। अज्यूमिंग इट मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट, और ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से शो करते हैं और इसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास गिवन डाटा है, वेवलेंथ की वैल्यू उसने दी है, उसको हमने लिख के थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। स्पीड ऑफ लाइट उसने यहाँ पे मेंशन की है, उसकी वैल्यू हमें जुबानी आती है, वो हमने लिख ली। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए फार्मूला बहुत ही बेसिक है, आप जानते हैं कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अब यहाँ पर हम वेलोसिटी को या स्पीड को v की बजाय c से शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमने v की बजाय c यूज़ कर लिया। दोनों ही स्पीड के सिंबल हैं। v जो है वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है, और जब लाइट मूव करे तो उसकी स्पीड को v की बजाय हम c के साथ शो करते हैं। अब क्योंकि हमने तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो आप फ्रीक्वेंसी को इधर रखें, c ओवर लैम्डा, ठीक है। लैम्डा उधर जाकर डिवाइड हो गया। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें, तो बाय पुटिंग वैल्यूज, यानी कि आपने यहाँ पर कीमतें दर्ज करनी है, तो ये हमारे पास आएगा जी f इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास है 3 इंटू 10 की पावर 8 ओवर, और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है 3 इंटू 10 की पावर 6। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आएगा जी f इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर है 10 की पावर 8 और बटे में हमारे पास है 10 की पावर 6। अब ये जो 10 की पावर 6 है इसको आप ऊपर ले जाए, 10 की पावर 8 ऊपर वाला वैसे ही आ गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -6 हो जाएगा। आप जानते हैं जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा, पहले प्लस है ऊपर जाकर माइनस हो गई। तो जब बेस सेम हो, ठीक है, तो पावरें ऐड हो जाती हैं। तो 8 - 6, आप जानते हैं 8 - 6 क्या होता है जी, 2 होता है, और फ्रीक्वेंसी करंट हर्ट्ज होता है। तो 10 की पावर 2 यानी 10 का स्क्वायर विच इज 100, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास फाइनल आंसर आ गया विच इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। आप यहाँ पे भी 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कैंसिल कर दें, 10 की पावर 2 बचेगा,
उसको डायरेक्ट लिख लें वो भी ठीक है, लेकिन मैंने ज़्यादा स्टेप्स कर दिए हैं ताकि आपको पेपर के अंदर पूरे नंबर मिल सके। आप जानते हैं जितने स्टेप्स ज़्यादा होते हैं उतना ही आपको पेपर के अंदर बेनिफिट मिलता है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ही अच्छे समझ आए होंगे। देखें, इन न्यूमेरिकल्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए हैं इसी तरह आपने सॉल्व करने हैं, इसी तरीके से आपने पेपर के अंदर अटेम्प्ट करने हैं। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर इन न्यूमेरिकल्स को समझा, सीखा, सॉल्व किया। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।